नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान के एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, संविधान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, संविधान के जिस भाग पर चर्चा करने वाले हैं, वो कौन सा है? वो टॉपिक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और जिस भाग पर हम चर्चा करने वाले हैं वह भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का भाग 4। इस पर आज हम विस्तार पूर्वक दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो जिन मित्रों ने, जिन साथियों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा एक बार फिर से अनुग्रह है कि वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि दोस्तों संविधान की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वह आप तक आसानी से पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम अपने भारतीय संविधान के उस टॉपिक, उस भाग 4 पर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं जरा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह भारतीय संविधान के परिदृश्य से किस भाग में है? हमने कहा भाग 4। तो जिस भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे वो भाग होगा 4। और टॉपिक कौन सा है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है? आप कहेंगे अनुच्छेद होगा दोस्तों 36 से 51। ठीक है। स्रोत क्या है दोस्तों? स्रोत है आयरलैंड। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी जो प्रकृति होगी वह है दोस्तों सकारात्मक। कैसी है? सकारात्मक प्रकृति का है नीति निर्देशक तत्व। क्या यह वाद योग्य है? तो आप कहेंगे यह वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है। फिर अगला जो तथ्य है दोस्तों, यह सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र या न्याय को क्या बनाता है? सुलभ बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? सुलभ बनाता है। यह सरकार की आशा व अपेक्षा पर निर्भर करता है। अगला क्या है? यह जो नीति निर्देशक तत्व है, यह गांधी दर्शन पर आधारित है। तो एक कुछ बेसिक जानकारी है जिसके बारे में आप सभी लोगों का जानना बेहद ही आवश्यक है, बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जैसा अपनी पिछली क्लास में मूल अधिकार के बारे में चर्चा की है, मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सब की हम लोगों ने क्या की? चर्चा की। 5
पार्ट के माध्यम से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे ढंग से समझा और देखा। तो जिन दोस्तों ने हमारे उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है उनसे मेरा आग्रह है कि वे हमारी पिछली वीडियो को देखें और वहां से मौलिक अधिकार को आप समझ लें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। अगर हम कहें यह किस भाग में है तो ये भाग क्या होगा दोस्तों, भाग 4 होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 में। अब यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ पूछा गया है सिविल के एग्जाम में कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक किसे कहा जाता है। प्रश्न फिर से सुनिए, क्या पूछा गया था कि संविधान के किस भाग को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक माना जाता है, तो वह कौन सा भाग है, भाग 4। हमने कहा क्या है ये, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक। तो ऐसा अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि संविधान के किस भाग को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक या सामाजिक या आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है, तो वह आंसर क्या होगा, भाग 4। अब इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है भारतीय संविधान में। अब ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर क्या होगा आपका, आयरलैंड। अब दोस्तों जरा यहाँ पर समझिए, यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न बनते हैं और इसको लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है। एक तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, कौन सा, 1935 का, 1935 के भारत शासन अधिनियम में निदेशकों के उपकरण, जो निदेशक हैं, जो निर्देशक हैं, निर्देशकों के उपकरण का उल्लेख 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। और उसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से जहां पर निदेशकों के उपकरण का उल्लेख किया गया है, वहीं से निदेशक के उपकरण को शामिल किया गया है, कहाँ में, भारतीय संविधान में। अब आप प्रश्न पूछेंगे, जब 1935 से नीति निर्देशक तत्व, जो निदेशक के उपकरण बताए गए हैं, जो नीति बताई गई, उसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया 1935 से, तब यह क्यों कहा जाता है कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो 1935 ईस्वी में जो निदेशक के उपकरणों का उल्लेख किया गया है, बातों का उल्लेख किया गया है, यह कहाँ से लिया, कहाँ से गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से कि जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, वह कहाँ से होगा, आयरलैंड से। कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से इसे शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, 1935 में निदेशकों के उपकरण का उल्लेख किया गया है, और यही जो उपकरण 1935 में उल्लेखित है, उसी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, भारतीय संविधान में। तो अब आप ये न कह लीजिएगा कि 1935 से नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगर हाँ, अगर केवल अधिनियम दिए हैं, अगर चारों विकल्प के रूप में किसी देश के नाम नहीं दिए हैं और अधिनियम दिया है, तो अधिनियम में आप 1935 लगा सकते हैं। लेकिन अगर देश में आयरलैंड है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आयरलैंड ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि जिस निदेशक के उपकरण का उल्लेख 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है, वह लिया कहाँ से गया था, वह आयरलैंड से लिया गया था। इस प्रकार से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, आयरलैंड का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45।
आयरलैंड के अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। किसका? डीपीएसपी। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी, अगर इसे हम कहें कि समाज के नीति निर्देशक तत्व या सामाजिक नीति निर्देशक तत्व, तो अब जो भारत में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। ये जो यस है दोस्तों, जो आयरलैंड में सोशलिज्म कहता है, सोशल पॉलिसी की बात करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, भारत के संदर्भ में ले लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह जो यस होगा, यह भारत में क्या, इसे हम कहेंगे स्टेट पॉलिसी। जबकि आयरलैंड के संविधान अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी का उल्लेख किया गया, जबकि भारत के संविधान में है हूबहू शब्द वही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यहाँ जो यस है, यहाँ यस का मतलब क्या किया गया है, स्टेट से लिया गया है, और यहाँ जो यस है, यहाँ उसका मतलब सोशल से लिया गया है। ठीक है, जो भारत में है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आयरलैंड में है वो सामाजिक नीति निर्देशक तत्व कह लीजिए या समाज के नीति निर्देशक तत्व कह लीजिए। आइए दोस्तों, अब इसकी प्रकृति कैसी है, अब इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति इसकी सकारात्मक है। हमने आपको पढ़ाया पिछली वीडियो में कि जो फंडामेंटल राइट था उसकी प्रकृति कैसी थी, वो नकारात्मक है। वो राज्य को क्या कहता है, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। तो वह राज्य को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, बाध्य कर देता है। ठीक है, यह सकारात्मक है। यह राज्य की आशा और अपेक्षा पर निर्भर करता है। यहाँ हम राज्य को बाध्य या विवश नहीं कर सकते। यहाँ पर हम कह सकते हैं राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या है तत्व, नीति निर्देशक तत्व, यह सकारात्मक है। अब आइए आगे देखते हैं। यह वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार में हमने क्या बताया था, फंडामेंटल राइट में हमने कहा था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा उसे न्याय निर्णय योग्य है, वह उसे लागू कराया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, हमने बताया कि यह लागू नहीं हो सकता अगर राज्य वो स्वेच्छा से इसे करती नहीं है, तब भी उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अर्थात नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, न्याय निर्णय योग्य नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। यह सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक आर्थिक न्याय को सुलभ बनाता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुलभ बनाता है, तो वह कौन सा भाग होगा? भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यह सरकार की आशा और अपेक्षा पर निर्भर करता है। हमने अभी आपसे कहा कि हम सरकार से आशा और अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम बाध्य बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि नहीं नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। तो बाध्य नहीं है राज्य यहाँ पर। यह क्या है? यह गांधी दर्शन पर आधारित है। जरा इसको समझ लीजिए दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछता है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित है, तो वह कौन सा भाग है? भाग 4। यह गांधी दर्शन पर आधारित है। कैसे आधारित है जरा समझिए। गांधी जी जो थे वह ग्रामीण विकास के पक्षधर थे कि गाँवों का विकास होना चाहिए, और गाँवों का विकास कैसे होगा, वहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 40 के में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। परिलक्षित होता है नीति निर्देशक तत्व। गांधी जी की भी अवधारणा थी ग्राम स्वराज में कि गाँवों का विकास होना चाहिए, और नीति निर्देशक तत्व में गाँवों के विकास पर जोर दिया गया। कहा गाँवों के विकास करने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ऐसा राज्य करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और क्या है 43 में आपको जैसे कहा गया है कि लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, गांधी जी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। ठीक है, कर्मकारों के पक्षधर थे वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसमें बताई गई है? भाग 4 के अंतर्गत बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के
तहत। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित है, अर्थात गांधी दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न पूछता है यहाँ पर, देख लीजिए, यहाँ पूछता है संविधान का वह कौन सा भाग है जो भारत को कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, तो स्वरूप प्रदान कौन करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात भाग 4। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें प्रावधान है। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि ये DPSP है क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व है क्या। अब इसमें है क्या इसको समझिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात नीति निदेशक तत्व ऐसा सिद्धांत है, ऐसा तत्व है जो कार्यपालिका व विधायिका मतलब दोस्तों संसद, कार्यपालिका विधायिका को उच्च आदर्शों हेतु प्रदान किया गया है। तो जो नीति निदेशक तत्व एक ऐसा सिद्धांत है जो कार्यपालिका व विधायिका को उच्च आदर्शों की प्राप्ति हेतु प्रदान किया गया है। अब प्रश्न पूछता है दोस्तों कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो प्रस्तावना के आदर्शों का यथार्थ रूप में व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है। तो वह कौन सा होगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात भाग 4। यह क्या है? नीति निदेशक तत्व प्रस्तावना में दिए गए आदर्श, जो प्रस्तावना में आदर्श बताए गए हैं उन आदर्शों को यथार्थ में व्यवहारिक स्वरूप कौन प्रदान करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात DPSP अर्थात भाग 4। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर और समझिए, अब फंडामेंटल राइट FR और राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है, ज़रा इस अंतर को भी आप समझ लीजिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि क्लियर रहे कि फंडामेंटल राइट क्या है और DPSP क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इधर हम FR लिख दें और इधर DPSP क्या लिख दें दोस्तों? DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब ज़रा इसमें अंतर को समझिए कि FR और DPSP में क्या अंतर है। हमने कहा FR क्या है? नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कैसा है? नकारात्मक है। ये मुख्य रूप से कैसा है? नकारात्मक है। ठीक है, ये राज्य को बाध्य कर देता है कि राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य को किसी भी आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए। तो यह नकारात्मक प्रवृत्ति का है, जबकि DPSP कैसा है? यह सकारात्मक प्रवृत्ति का है। ठीक है, जबकि DPSP सकारात्मक। यह फंडामेंटल राइट वाद योग्य है और यह वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यह जो मौलिक अधिकार है यह राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक न्याय को सुलभ बनाता है, जबकि DPSP क्या है दोस्तों? सामाजिक व आर्थिक न्याय कहिए या आर्थिक लोकतंत्र कहिए, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र या न्याय को सुलभ बनाता है। अब देखिए आगे, ये जो मूल अधिकार है ये क्या है? सीमित हैं। ये जो मूल अधिकार होते हैं दोस्तों ये सीमित होते हैं, जबकि DPSP क्या होता है दोस्तों? यह असीमित होता है। क्या? यह असीमित है। यह राज्य की आशा और अपेक्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्त हमने आपको पढ़ाया था,
जब मूल अधिकार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि राष्ट्रीय एकता, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए युक्त प्रतिबंध लगाया गया है मौलिक अधिकारों पर, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है डीपीएसपी के ऊपर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर। फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि राज्य के जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार हैं, जिस समय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है उस समय मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। जबकि डीपीएसपी किसी भी परिस्थिति में यह निलंबित नहीं होता। फंडामेंटल राइट क्या होता है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में यह निलंबित हो सकता है, लेकिन डीपीएसपी किसी भी परिस्थिति में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये बेसिक अंतर था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेकर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या प्रावधान इसमें हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग इसके प्रावधान की बात कर लेते हैं। प्रावधान कि अनुच्छेद 36 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेदों की चर्चा एक एक करके हम लोग चलेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी हमने आपको बताया था कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर थोड़ा से और अंदर आप जानना चाहते हैं कि आयरलैंड में जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है वह कहाँ से कॉपी किया गया है, तो उसको आप बता देंगे स्पेन से उसे कॉपी किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद किए रहिएगा अधिक जानकारी के लिए। अनुच्छेद 36 देख लीजिए, अनुच्छेद 36 में क्या है, इसमें दोस्तों डीपीएसपी के संदर्भ में क्या बताई गई है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई गई है डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 36 के तहत। अब दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे एक अनुच्छेद, दो अनुच्छेद हैं, आप कहिए एक अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 है, यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अगर आप पूछेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, एक समान है। जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी बताई गई है। अब आप कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि मान लीजिए प्रश्न आया कि राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है, और विकल्प में आपका अनुच्छेद 36 भी है और अनुच्छेद 12 भी है, तब ऐसी कंडीशन में आप लगाएंगे किसे, तो ऐसी कंडीशन में आप किसे लगाएंगे, किसे प्राथमिकता देंगे, अनुच्छेद 12 को। ऐसा क्यों करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। जो अनुच्छेद 36 है इसमें साफ साफ बताया गया है कि जिस राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा बताई गई है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी बताई गई। फिर से समझिए, इस अनुच्छेद 36 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा बताई गई है वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के तहत भी बताई गई है। तो इसलिए प्राथमिक कौन हुआ, अनुच्छेद 12। अगर दोनों विकल्प में रहेंगे तो आप किसे लगाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 12 को। अगर दोनों अलग अलग आए तो आप लोग जानते हैं कि 36 में भी राज्य की परिभाषा है और 12 में भी राज्य की परिभाषा है। ये कंडीशन दोनों विकल्प में होंगे तब किसे लगाएंगे, 12। बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि जो आएगा, जो विकल्प में रहेगा आप उसे लगा सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों देखिए अनुच्छेद 37 क्या कहता है। अनुच्छेद 37 इसे समझ लीजिए। अनुच्छेद 37 में दो बातों का उल्लेख है।
अनुच्छेद 37 में कितनी बातों का उल्लेख है? 2 बातों का। इन 2 बातें कौन कौन सी है इसको जान लीजिए। पहली बात इसमें बताई गई कि ये जो डीपीएसपी है यह वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात वाद योग्य नहीं है, तो वह अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 37 होगा। और क्यों वाद योग्य नहीं है? इसमें कहा गया कि ये जो डीपीएसपी हैं ये वाद योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शासन के मूलभूत तत्व हैं। क्या हैं दोस्तों? मूलभूत तत्व हैं, इसलिए यह वाद योग्य नहीं है, यह न्याय निर्णय योग्य नहीं है। अब जो दूसरी बात दोस्तों इसमें बताई गई है, इसमें कहा गया है कि विधायिका या कार्यपालिका, विधायिका या कार्यपालिका जब नीतियों का निर्माण करेंगी, जब नीतियां बनाएंगी, जब कोई विधि बनाएंगी, तो उस नीतियों का निर्माण करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन 2 बातों का उल्लेख किया गया है। किसमें कहा गया है कि विधायिका से कानून बनाते समय हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे हित में कानून बनाएगा, और कार्यपालिका अर्थात सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वह उन बनाए गए नियमों को हमारे हित में वो लागू करे। ठीक है दोस्तों, तो इन नीतियों का निर्माण करते समय हम विधायिका और कार्यपालिका से अपेक्षा करते हैं कि इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए वो कोई भी नीति का निर्माण करेगी, कोई भी नीति बनाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको 36 समझ में आ गया, 37 समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 38 की तरफ। उसमें क्या है, आइए दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 38 में क्या है इसे समझ लें, और ये आपके लिए क्या है दोस्तों? मोस्ट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 38 में इसमें भी दोस्तों 2 बातों का उल्लेख है। पहली बात इसमें क्या है? सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था हो सके। अभी दोस्तों इसको समझाते हैं। दूसरी बात क्या है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, अब जरा इसको समझिए। सामाजिक राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था बन सके। ऐसी क्या करेगा? राज्य व्यवस्था करेगा। ऐसा सामाजिक ताना बाना बनाएगा जिससे सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सके। अब दोस्तों यहाँ समझिए, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है और सिविल की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर हम आपसे पूछें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 38। यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है,
यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जहां पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, न्याय का उल्लेख किया गया है। यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है। अब हम कहें, अगर आपसे पूछें कि भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों तो याद होना चाहिए आपको, जब हम प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अगर आपसे स्पेशल अनुच्छेद की चर्चा कर रहा है तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 38। यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जहां तीनों न्याय की व्यवस्था की गई है, जहां तीनों न्याय का उल्लेख किया गया है। अगर वैसे पूछे दोस्तों, और विकल्प में आप में है, अगर ऐसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, और विकल्प में आपका प्रस्तावना भी है, बी विकल्प में आपका डीपीएसपी भी हो, और सी विकल्प में दोनों हो, और डी विकल्प में और कुछ ऑप्शन हो दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या करेंगे दोस्तों? तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों को टिक करेंगे, दोनों को आंसर लगाएंगे, दोनों सही है। प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे वाली लाइन को देखिए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसा सामाजिक ताना बाना बनाएगा जिससे आय, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की जो असमानता हो उसे समाप्त किया जा सके। मतलब अगर आय की असमानता है तो आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करेगा राज्य। प्रतिष्ठा में अगर असमानता है तो उसे भी समाप्त किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करेगा। किसी प्रकार की कोई सुविधा है तो सुविधा में भी अगर असमानता पाई जा रही है तो उसे भी समाप्त करने का प्रयास करेगा राज्य। अवसर में भी अगर असमानता पाई जा रही है तो उसे भी राज्य क्या करेगा? समाप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा हम राज्य से आशा और अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। किससे? सरकार से। राज्य कहिए या सरकार कहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये अनुच्छेद 38 आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 39 जिसमें 6 प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, उन 6 प्रावधानों में कौन कौन से प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, उन 6 प्रावधानों को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखिए, जैसा आप लोगों के समक्ष दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर कि अनुच्छेद 39 के तहत 6 प्रावधान किए गए हैं। आपको 39A में क्या है, 39B में क्या है, 39C में क्या है, 39D में क्या है, 39E में क्या है, ठीक है, और 39F में क्या है। इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 39A में क्या है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, इसको समझिए दोस्तों, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे पुरुष व स्त्री, जिससे क्या? पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके। फिर से समझिए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे पुरुष व स्त्री अर्थात सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरा दोस्तों देखिए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित्व हो सके। कहने का मतलब दोस्तों, जो भौतिक संसाधन है उसका समान रूप से वितरण होना जरूरी है। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि भौतिक जो संसाधन है उसका क्या हो? समान रूप से वितरण हो। यह न हो कि जो भौतिक संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति के पास न हो, समान रूप से वो संसाधन, भौतिक संसाधन जो हो उस पर सबका अधिकार हो। उसका जो वितरण होना चाहिए वो उचित रूप से सबके साथ एक समान होना चाहिए, उस पर सबका स्वामित्व होना चाहिए। ऐसी राज्य क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कहा गया है दोस्तों, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे उत्पादन के साधन, जिससे क्या?
उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में न हो, वह उसका केंद्रीकरण न हो, बल्कि उसका क्या हो, उत्पादन के जो साधन है वो सबके लिए एक समान है, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे उत्पादन के साधनों का क्या हो सके, विकेंद्रीकरण किया जा सके। किसी स्पेशल एक व्यक्ति के हाथों में उत्पादन के साधन नहीं होने चाहिए, सबके लिए एक समान। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो अनुच्छेद 39B और C है, अनुच्छेद 39B और C है, यह अनुच्छेद 14 व 19, अनुच्छेद 14 व 19 अर्थात यफार मौलिक अधिकारों भाग 3 में जो अनुच्छेद 14 और 19 में क्या किया गया है, प्राथमिकता प्रदान की गई, इस पर प्राथमिकता मतलब ये जो अनुच्छेद 39B और C हैं, ये अनुच्छेद 14 और 19 पर क्या प्रदान की गई है, प्राथमिकता प्रदान की गई है, उस पर बल प्रदान किया गया है, इसके ऊपर ये चीज़ प्रदान की गई है। किसके ऊपर, अनुच्छेद 14 और 19, किसे, अनुच्छेद 39B और C को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए D में क्या है दोस्तों, ये मोस्ट है, कई बार आपसे पूछा गया है आपके लिए, आपके एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्री व पुरुष अर्थात सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध हो सके। अब ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों कि अगर आप पुरुष हैं, वही काम कर रहे हैं, आपको मान लीजिए 500 रुपये दिया जा रहा है, और कोई महिला है और वही काम कर रही है जो पुरुष काम कर रहा है, और उसे 200 रुपये दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था राज्य नहीं करेगा। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि अगर पुरुष, यहाँ दोस्तों आप समझ लीजिए, मेल कर लीजिए और यहाँ फीमेल, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों अगर एक समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए एक समान वेतन की व्यवस्था करेगा। कौन, राज्य करेगा। अब महिला है तो महिला का मतलब ये नहीं कि महिला से आप काम करवाएंगे तो उसे 200 रुपये देंगे, वेतन देवे ही नहीं करेंगे या पैसा नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि सभी नागरिकों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। ठीक है, और दोस्तों इसे मौलिक अधिकार भी घोषित किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन का फंडामेंटल राइट भी घोषित किया है। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। 39 में बालकों को बालकों व कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। कहने का मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे बालकों और कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, एफ में क्या है, बालकों के लिए राज्य क्या करेगा, बालकों के लिए एक गरिमामय वातावरण तैयार करेगा। राज्य बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिससे इनका नैतिक व आर्थिक शोषण न किया जा सके, न हो सके। तो राज्य बालकों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाएगा जिससे बालकों का न तो आर्थिक शोषण हो और न ही नैतिक शोषण किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक अनुच्छेद की चर्चा और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों अनुच्छेद 39A, यहाँ आप लोग कैपिटल ए कर लेंगे। वहाँ क्या था, स्मॉल ABCD को हम लोगों ने देखा छह भागों में, यहाँ हम कैपिटल ए, इसी को या 39 का कह लीजिए। यह जो अनुच्छेद है दोस्तों, यह जो अनुच्छेद है यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 कब किया गया था, 1976 में।
और यह अनुच्छेद जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 39 क। इसमें क्या है, सभी नागरिकों को समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है दोस्तों, यह तो सबसे मोस्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सभी नागरिकों को समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 39 का को हम लोगों ने देखा, और अनुच्छेद 39 स्मॉल ABCDEF के रूप में हम लोगों ने 6 भागों में उसे देखा, क्या क्या प्रावधान थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग DPS में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसके आगे जो अनुच्छेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास, ये जो संविधान के ऊपर जो वीडियो बन रही है, ये आप लोगों को पसंद आ रही है, अगर वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही है, तो उस वीडियो को आप क्या करें दोस्तों, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर कुछ कमेंट भी करना है दोस्तों, टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न भी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।